I am audible? Hello. Yes, sir. सभी को शुभ संध्या। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शुभ Yes, sir, संध्या आ रही है, सर, sir. आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। अरे भाई कुछ बोल भी दिया करो। यस सर, आ रही है। आज मैं देर से आपको सूचना दे पाया, इसलिए बताया तो था पहले कि क्लास आज चलेगी आप लोगों की, लेकिन मैं संदेश देर से दे पाया, इसलिए कहां तक लिखाए थे? सर, आपने हेनरी फ्योल ने क्या कहा उसके बारे में लिखवाया था। आपने लिखवाया था कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसे ही आदेश की एकता कहा जाता है। ये फोन दो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। ओके, अब तुम लोगों की आवाज है। ओके ओके, कहां तक पढ़ा चुके थे? कहां तक लिखाए थे? सर, फिफनर स्मिथ ने क्या कहा है ये लिखवा चुके थे, और हेनरी फ्योल ने क्या कहा है ये लिखवा ये मैं चुके थे लिखवा आप। चुके। गुड गुड। हेनरी फ्योल और फिफनर स्मिथ, ये दो यस सर। परिभाषाएं मैंने लिखा दी थी कि इनका क्या कहना है। एक बार पुनः, कल चूंकि मेरी क्लास नहीं चल पाई थी, तो एक बार मैं पुनः आप सबको ये बता दूं कि हमें हमें पढ़ना क्या है, मैं पढ़ क्या रहा हूं। बाकी सबको अपना विषय वस्तु और कंटेंट याद है। हम पढ़ा रहे हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल, जिसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में अर्थ है। और जैसा आप सबने निर्णय लिया था कि अब मैं बाई लैंग्वेज नहीं चलूंगा, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नहीं चलूंगा, बल्कि हिंदी में ही, क्योंकि इस तरह हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो हम स्पेन ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे हैं, आदेश की एकता। आदेश की एकता किसी संगठन में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांत है। लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसमें आदेश की एकता का तत्व विद्यमान हो। और आदेश की एकता किसी संगठन में क्यों आवश्यक है? आदेश की एकता, स्पैन ऑफ कंट्रोल, किसी संगठन में क्यों आवश्यक है? किसी संगठन में आदेश, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, भ्रांतियों को कम करने के लिए और किसी भी कार्य को सुचारू रूप से सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए ये जरूरी है सर। गुड गुड गुड। तो आदेश की एकता एक तो इसलिए है कि किसी प्रकार की दुविधा न हो, किसी प्रकार का भ्रम न हो कि हम किस अधिकारी के आदेश का अनुपालन करें और किस अधिकारी के आदेश का अनुपालन न करें। इस स्थिति से दूर होने के लिए, भ्रम की परिधि का समापन करने के लिए आवश्यक है कि पूरे संगठन में, पूरी प्रशासनिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था में एक अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, जो टॉपमोस्ट हायरार्की का दिया गया आदेश है, उसे प्रत्येक कार्मिक या नीचे के अधिकारी समान रूप से उसका प्रवर्तन करें, या कंप्लायंस में इक्विटी हो, कंप्लायंस में इक्वेलिटी हो, उसके प्रवर्तन में समानता हो। वो कार्य रूप में जब धरती पर उतरे, जमीन पर उतरे, तो उसमें पर्याप्त समानता पाई जाती हो। इसको हम कहते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल या यूनिटी ऑफ कमांड। स्पेन ऑफ कंट्रोल, आदेश की एकता।
तो सर्वप्रथम आप सबको मालूम है, संगठन आपने जान लिया है कितने प्रकार के होते हैं। और ये संगठन हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? स्पेन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? स्पेन ऑफ कंट्रोल पाया जाएगा किस संगठन में पाया जाएगा? स्पेन ऑफ कंट्रोल औपचारिक संगठन में पाया जाएगा, क्योंकि जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां लोक प्रशासन है, वहां प्रशासन का स्वरूप औपचारिक होता है। और प्रशासन का स्वरूप औपचारिक क्यों होता है? प्रशासन का स्वरूप औपचारिक क्यों होता है? एनी हाउ, कोई भी उत्तर दे सकता है। प्रशासन का स्वरूप औपचारिक क्यों होता है? सर ये विधिक प्रशासन विधिक कार्रवाइयों से चलते हैं। अच्छा, विधिक कार्रवाइयों से। और विधिक कार्रवाई का अर्थ क्या है? संविधान के अनुसार। क्योंकि प्रशासन में उत्तरदायित्व, स्थिति, अधिकार सब कुछ होता है इसलिए। और सर व्यक्तिगत संबंध इसमें नहीं रहता है। व्यक्तिगत संबंध, सर औपचारिक औपचारिक संबंध नहीं होता है। अनौपचारिक नहीं होता है, औपचारिक होता है। सर इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व स्थिति सर निर्धारण किया जाता है, विभाजित रहता है सर। इसका ठीक ढंग से आप सब उत्तर दीजिए। ठीक है, औपचारिक रहता है, ठीक रहता है। उसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? इसमें लोक कल्याण के लिए काम करने के लिए निर्धारित होता है। गुड। यह औपचारिक इसीलिए कहा जाता है कि उसका प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, कोई प्रशासनिक संरचना कैसे बनेगी। भारत में कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था है? भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का नामकरण क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का वर्णन भारत के कहां किया गया है? संविधान में। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 सर। 74 एंड 75। मेरे कहने का अर्थ है, बहुत आप लोगों ने ठीक बताया कि यह विधिक होता है। माने प्रशासन, या तो प्रशासन का निर्माण विधि द्वारा होगा अथवा संविधान के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि संविधान का निर्माण भारत के नागरिकों ने किया है। प्रियम्बल के पंक्तियों पर संविधान की उद्देशिका की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। उसमें क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, कौन है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इस संविधान का निर्माता कौन है? और इसी संविधान निर्माताओं ने देश में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हो, इसका संकल्प भारत की संविधान सभा ने लिया है। उसका प्राविधान भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। तो जो भी भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया है, भारत के संविधान में जिसका प्राविधान किया गया है, भारत के संविधान में जिस बात की व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था की प्रतिस्थापना भारत के संविधान में की गई है। इसीलिए औपचारिक होता है। औपचारिक इसलिए कि देश, औपचारिक इसलिए कि एक इसकी औपचारिकता का निर्वहन होता है, इसमें फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है। और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है? फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? औपचारिकता क्या क्या है? ये सब आप जानते हो। इसमें औपचारिकता क्या है, यह सब आप जानते हैं। सर अधिकार उत्तरदायित्व तो स्पष्ट किया जाता है सर। नहीं नहीं भाई, औपचारिकता मैं पूछ रहा हूं, फॉर्मेलिटी क्या की जाती है? सर कमांड एंड कंट्रोल। अरे मैं पूछ रहा हूं कि ये कमांड और कंट्रोल में औपचारिक ढांचा कैसे आ जाता है, क्यों औपचारिक है? तो आपने बताया संविधान, तो मैंने पूछा संविधान में क्या क्या औपचारिकताएं की जाती हैं।
सर क्योंकि सर स्थिति अधिकार और उत्तरदायित्व का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाता है। ये कौन है जो बार बार अधिकार स्थिति अधिकार, प्रश्न समझ नहीं पा रहे हो भाई मेरे बेटे, आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे। मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या औपचारिकताएं की जाती हैं सर उचित या प्रक्रिया का पालन किया जाए। औपचारिकता की जाती है। भारत में आम चुनावों की घोषणा होती है। जो 18 आयु वर्ष का युवक होता है वह संसद के निम्न सदन, कौन है निम्न सदन? सर लोकसभा। लोकसभा के लिए निर्वाचन करते हैं। और लोकसभा में ये पहली शर्त, पहली औपचारिकता क्या है? सरकार के गठन के लिए गठन के लिए क्या किया जाएगा? लोकसभा के निर्वाचन की राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। औपचारिकता नंबर 2। औपचारिकता नंबर 2, भारत के समस्त 18 आयु वर्ष के पुरुष और नारी जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, ऐसे मतदाता आम चुनाव में अपनी सहभागिता करेंगे। औपचारिकता नंबर 2। औपचारिकता नंबर 3 क्या होगा? जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा। औपचारिकता नंबर 4, वह मेजॉरिटी या बहुमत प्राप्त करने वाला दल अपना एक क्या करेगा? लीडर निर्वाचित करेगा, नेता चुनेगा। ओके, अब नेता जब चुन जाएगा तो अगर वह 1/2 + 1 आधे से अधिक संख्या जिस पार्टी को आ गई, या कई पार्टियां मिलकर के अपना संसद में बहुमत प्राप्त करेगा, मेजॉरिटी 1/2 + 1 आधे से एक अधिक, यह औपचारिकता नंबर 5, तब उसे भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा उसे क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति को जो संसदीय दल का पार्लियामेंट्री बोर्ड का लीडर इलेक्ट हुआ है, संसदीय दल का नेता निर्वाचित हुआ है, जिस पार्टी को बहुमत मिला है या गठबंधन को, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। मूर्ख, यही संविधान में लिखा है, शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री उसे भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये भी 3rd ईयर का विद्यार्थी बोल रहा है। क्या किया जाएगा उसे? कई बार इसको बता चुका हूं। उसे ये 1st ईयर में भी पढ़ा है। उसे अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसे भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसीलिए ISPCS में प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है, इनमें से कोई नहीं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। औपचारिकता नंबर 6, फॉर्मेलिटी नंबर 6, उसे भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अब क्या होगा? औपचारिकता नंबर 7, प्रधानमंत्री के परामर्श के उपरांत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अर्थात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिफॉर्म होगी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस होगा, पार्लियामेंट्री क्या कैबिनेट का स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये इतनी औपचारिकताओं का, जिसका विवरण भारत के संविधान में उल्लेख जिसका किया गया है, वह भारत के प्रधानमंत्री की इस प्रकार पूरी नियुक्ति संरचना होगी, इस प्रकार उसके मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। यह समस्त तत्व औपचारिक ढंग से पूरा किया जाता है। अर्थात जो संविधान द्वारा, इसको कहते हैं इस्टेब्लिश बाय लॉ, संविधान द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका अनुपालन करना ही क्या कहलाता है? फॉर्मेलिटी या औपचारिकता। इसीलिए औपचारिक संगठन में सदैव नियंत्रण की एकता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि नियंत्रण की एकता के अभाव में प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, भारत के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में भारत के मंत्रिमंडल ने नीति संबंधी जो निर्णय निर्माण किया है, जो नीति निर्माण किया है, निर्णय निर्माण किया है, उसे गांव की गलियों तक जाना है। इस व्यापकता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, इस व्यापकता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रशासन को पूर्ण रूप से, साकार रूप से, पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इतनी औपचारिकताओं का
परिपालन करना होता है और इन औपचारिकताओं का विवरण भारत के संविधान में उपबंधित किया जाता है। इसीलिए औपचारिक संगठनों में नियंत्रण की एकता बनी रहती है और नियंत्रण की एकता प्रशासनिक सफलता का मूल मंत्र होता है। क्योंकि अगर देश के और भारत के संविधान में भारत के मंत्रिमंडल के लिए आदर्श स्थापित किए गए हैं, जिसे आप बीए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े हैं, भारत के मंत्रिमंडल में या भारत के प्रशासन के सामने जो आदर्श है उसको क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। गुड, उसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। उन नीति निर्देशक तत्वों का वह मंत्रिमंडल परिपालन कराएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की उज्ज्वला योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य की योजनाएं, जिसका क्या नाम है, ग्रामीण स्वास्थ्य, जो हेल्थ कार्ड आपको दिया जा रहा है, इसमें प्रत्येक बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भारत के ग्रामीण नागरिकों के लिए 5 लाख तक चिकित्सा की सुविधा की उपलब्धता कराना, यह निर्णय भारत के मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। अब यह जब निर्णय लिया गया तो भारत के समस्त राज्यों, समस्त केंद्र शासित राज्यों एवं भारत के समस्त राज्यों में, प्रांतों में एक रूप से लागू, एक रूपता के साथ लागू होगा। अर्थात बिहार भारत के समस्त राज्यों में एक साथ एक स्वरूप में मॉडल के रूप में लागू होगा। इसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रशासन के शीर्ष प्रशासनिक, भारत का प्रशासन का आकार कैसा होता है, प्रशासन का स्वरूप कैसा होता है? पिरामिड के आकार पर। पिरामिड के आकार पर। और पिरामिड के सबसे बड़े शीर्ष पर कौन बैठा है वास्तविक रूप से? प्राइम मिनिस्टर और उसका मंत्रिमंडल। और प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रिमंडल के निर्णयों का कहीं पर कोई व्यक्ति उल्लंघन न करे, समान रूप से सब लागू करे। क्योंकि मंत्रिमंडल के अतिरिक्त प्रदेश का मंत्रिमंडल कोई दूसरा निर्णय उसी तरह का लेके थोप न दे जिससे भ्रम की स्थिति हो। तो भ्रम की स्थिति इसलिए नहीं होती है कि पेट्रोलियम, कितनी सूचियां हैं शासन करने की, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर विधि बनाने और प्रशासन करने का अधिकार किसको है? केंद्र की सरकार को। राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार और प्रशासन करने का अधिकार राज्य को। और केंद्र समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर शासन करने का अधिकार समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को है। विधि बनाने और प्रशासन करने का अधिकार। अगर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है तो इस भ्रम का भंजन करने के लिए, इस भ्रम का निराकरण करने के लिए जो केंद्र सरकार का आदेश होता है वह प्रभावी होता है। और राज्य सरकार का आदेश अगर एक ही विषय पर दे दिया गया है तो राज्य का आदेश उस अनुपात और मात्रा में भिन्न होगा जिस अनुपात और मात्रा में। बेटा अगर किसी का माइक चल रहा हो तो वो कृपया माइक को अपना म्यूट कर ले, तो आवाज गूंजेगी नहीं। बेटा जिसका माइक है वो कृपया माइक म्यूट कर ले, ठीक है? ओके। तो इस प्रकार भ्रम नहीं होगा। इसीलिए यह भी प्रबंधन किया गया है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल भारत के प्रशासन में पूर्ण रूप से बना रहे। इसलिए यह संवैधानिक मैकेनिज्म, यह संवैधानिक तकनीक अपनाई गई है कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। अब आप इसे पूरी तरह समझ गए हैं, औपचारिकता। इसीलिए मैं चाहता था कि इसको पूरी तरह आप स्पष्टता के साथ समझ लें कि इसी तरह का मैकेनिज्म बनाया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह क्या कर रहे हैं? स्पेन ऑफ कंट्रोल को सुनिश्चित कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेश में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और राज्य सरकार की शक्तियों में केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपने सबने बहुत सुंदर उत्तर दिया है और समझा है इसे संवैधानिक। और जिस बच्चे ने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये एकदम इसी तरह बिल्कुल सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर ये स्पिरिट आपकी बनी रही तो निश्चित रूप से आप बहुत निर्णायक अपने
परिणाम की ओर बढ़ेंगे, जीवन की परिस्थितियों को सुधारेंगे और निश्चित रूप से बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। तो यही स्पेन ऑफ कंट्रोल का है। उसकी स्पिरिट आप समझ लिए। जैसे मान लीजिए पिरामिड के आकार का मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री है, उसको आप ए मानते हैं, तो पूरे पूरे प्रशासनिक परिवेश और पर्यावरण में, पूरे भारत की टेरिटरी में, पूरे भारत के भू क्षेत्र में, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक ये भू क्षेत्र है, उसमें केवल और केवल सर्वोच्च मंत्रिमंडल का आदेश ही व्याप्त होगा, उसी का क्रियान्वयन होगा, उसी का प्रवर्तन होगा। बीच में कोई व्यक्ति आदेश और निर्देश को व्यतिक्रमित नहीं करेगा, उसे बाधित नहीं करेगा। यह परिस्थिति ही नियंत्रण की एकता कहलाती है। और जहां नियंत्रण की एकता है, उदाहरण से देख लीजिए, उज्ज्वला योजना लागू हुई भारत सरकार के द्वारा। इसका मूल उद्देश्य है कि गांव की झोपड़ी में रहने वाले, जो कभी स्टेटस सिंबल हुआ करता था गैस का चूल्हा, वो गांव की झोपड़ियों तक, गांव के गरीब लोगों तक, झोपड़ी कहने का अर्थ गांव के बिल्कुल निर्धन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों तक इसको सुविधा अनुसार उपलब्ध कराने का जो यह प्रयास है, जो कल्याणकारी है, जिसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिसका प्राविधान अंततः स्थापित किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त किया गया है और प्राप्त सहजता से किया गया है। और इसलिए सहजता से किया गया है कि भारत के मंत्रिमंडल ने जो निश्चय किया है वह एक ही निर्णय है, और एक निर्णय के बाद उसका पूरी तरह क्रियान्वयन होता है, उसका पूरी तरह वो प्रवर्तन में आता है। जीरो टॉलरेंस पर उसे जमीन पर उतार दिया जाता है बिना किसी भ्रम के, और बिना किसी भ्रम के उसका कंप्लायंस, इसीलिए उसका प्रवर्तन इसीलिए सुनिश्चित हो पाता है कि वह क्या है, आदेश की एकता की स्थिति में वहां का प्रशासन चल रहा है। क्लियर सभी को? जो थोड़ा मोड़ा भ्रम रहा होगा वो सब क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। ओके, बहुत अच्छा। आप इसी तरह प्रत्युत्तर दीजिए। और देखिए, प्रश्न जब हो तो प्रश्न को बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लेना। आईएएस में तो प्रश्न ही को समझना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तो प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना ही उत्तर आधा क्लियर हो जाता है। मैं बार पूछ रहा हूं औपचारिकता क्या है, तो अगर आपकी दृष्टि जाएगी, औपचारिकता क्या है? जैसे हम लोगों के घरों में शादियां होती हैं तो औपचारिकता क्या होता है? गैदरिंग की जाती है, एक महोत्सव मनाया जाता है, सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, ये औपचारिकता है। क्यों? क्योंकि इस वैवाहिक संबंध का उद्देश्य सामाजिक मान्यता को प्रदान करना है कि यह जो एक स्त्री और पुरुष का वैवाहिक संबंध प्रतिस्थापित हो रहा है, इसे लोगों द्वारा मान्यता दी जाए, इसे लोक वैधता प्राप्त हो जाए, इसी को औपचारिकता कहते हैं। और जो औपचारिकता, ये गैदरिंग करके लोगों की, बंधु बांधवों, रिश्तेदारों को मिला के ये औपचारिकता की परिपूर्ति होती है, वैधता प्राप्त होती है। और भारत के संविधान का निर्माण किसने कराया है? भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने। तो भारत की जनता ने यह अधिकार भारत की संविधान की सभा को दिया था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने, कि आप भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करिए। और भारत के लिए संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें संसदीय शासन की औपचारिकता स्थापित कर दी गई। यही होता है औपचारिकता, और इसी से औपचारिकता स्थापित हुई, सरकार का निर्माण हुआ। निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी और उसमें नियंत्रण की एकता क्या होगी, आदेश की एकता क्या होगी, इसका भी विधिवत क्या किया गया है? विधिवत स्थापना की गई है। इसी को हम कहते हैं आदेश की एकता। क्या विधिवत स्थापना की गई है? कि संघ सूची के विषयों पर शासन और विधि का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची के विषयों पर विधि और प्रशासन का अधिकार राज्य सरकारों को, और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने और प्रशासन करने का अधिकार किसको? केंद्र और राज्य दोनों को। लेकिन केंद्र और राज्य में अगर टकराव होगा तो केंद्र की विधि, संघ की विधि प्रभावी होगी, संघ का प्रशासन प्रभावी होगा, और राज्य का प्रशासन अगर एक ही विषय पर है तो राज्य वाला
शून्य हो जाएगा और केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रशासन में आदेश की एकता। आदेश की एकता हमने बहुत उसके आप लोगों ने लिख लिया है बहुत बड़े भाग को। इसी को हम कहते हैं आदेश की एकता के का सिद्धांत। और आदेश की एकता के सिद्धांत के आपने हेनरी फेयोल की परिभाषा देख ली, आपको हमने फिफनर और स्मिथ बता दिया था। और इन सब हेनरी फेयोल, फिफनर, स्मिथ के जानने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या क्या गुण हैं आदेश की एकता के सिद्धांत से, क्या क्या लाभ होता है। नेक्स्ट लिखिए, आदेश की एकता के सिद्धांत के, आदेश की एकता के सिद्धांत के निम्नलिखित प्रशासनिक लाभ प्राप्त होते हैं। आदेश की एकता सिद्धांत का लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित लाभ होता है। निम्नलिखित लाभ होता है जिसको निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त करना माने एक्सप्रेस करना, निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त करना, निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त करना समीचीन होगा, व्यक्त करना समीचीन होगा, व्यक्त करना समीचीन होगा। समीचीन मतलब सत्य के निकट होगा, सत्य के निकट। पहला पॉइंट आप बना लीजिए। पहला पॉइंट, पहला बिंदु, आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, आदेश की एकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, आदेश की एकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप संगठन में एक प्रशासक, एक व्यक्ति, एक प्रशासक होगा तो वो कोई व्यक्ति होगा, एक प्रशासक, एक व्यक्ति, एक प्रशासक, एक व्यक्ति एवं एक प्रशासक, एक व्यक्ति एवं एक प्रशासक, एक व्यक्ति एवं एक आदेश के सिद्धांत का परिपालन होता है। एक सिद्धांत के आदेश का परिपालन होता है। आदेश का परिपालन होता है।
आदेश का परिपालन होता है। नेक्स्ट, आदेश की एकता सिद्धांत का, आदेश की एकता के सिद्धांत को, आदेश की एकता के सिद्धांत को, एकता के सिद्धांत को लोक प्रशासन के, लोक प्रशासन के, लोक प्रशासन के, लोक प्रशासन के सांगठनिक, लोक प्रशासन के सांगठनिक संरचना में, लोक प्रशासन के सांगठनिक संरचना में लोक प्रशासन की सांगठनिक संरचना में अंगीकार करने के उपरांत, अंगीकार माने अंग लगाने, या अंगीकार करने माने अंग लगाने या स्वीकार करने, अंगीकार करने के पश्चात, अंगीकार करने के पश्चात, अंगीकार करने के पश्चात, अंगीकार करने के पश्चात लोक प्रशासन की कार्यक्षमता में, कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में, लोक प्रशासन की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में, एवं कार्यकुशलता में व्यापक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, आदेश की एकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, आदेश की एकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप प्रशासन में, प्रशासन में, प्रशासन में संशय या भ्रम की स्थिति नहीं होती है। प्रशासन में संशय या भ्रम की स्थिति नहीं होती है। प्रशासन में संशय या भ्रम की स्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट, कार्मिकों, पोस्ट में लिख लीजिए क्रम, कार्मिकों, कार्मिकों, आवाज पहुंच रही है ना? यस सर, आ रही है। यस सर। बीच में फोन आ गया था। कार्मिकों, एक बार वाक्य बोल दीजिए, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं कौन सा वाक्य बोला था मैंने। आदेश की एकता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप प्रशासन में संशय या भ्रम की स्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट कुछ बोल रहे थे ना, बोले थे? सिर्फ बोले थे सर आप क्रमिकों। हाँ, क्रमिकों नहीं बेटा, कार्मिकों, कार्मिकों, कार्मिक माने काम करने वाले। कार्मिकों, क में आ की मात्रा, र पर ऊपर
क में आ की मात्रा, मौ के ऊपर र, मौ में छोटी की मात्रा, और को कार्मिकों, और बिंदी दे दीजिएगा कार्मिकों, कोष्ठ में लिख लीजिए कर्मचारियों। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। कभी आवाज बाधित होती है तो आप घबराइए मत, इसी पर फोन भी आ जाता है, तो आप घबराइए मत। ये एक स्थिति नहीं, 2-3 बार हो जाती है बेटा, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए तुरंत कि आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई आवाज आएगी, आप तक जाएगी। बीच में वो फोन कर रहे थे, ठीक है। वो बच्चों का रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस का ना लेक्चरर अंग वो बन गए हैं, तो मेरे पढ़ाए हुए मेरे कुछ जूनियर्स बन गए हैं, तो वो लगातार फोन कर रहे हैं, तो इसीलिए है मैं फोन बार बार काट रहा हूँ। एक को तो रिसीव भी करना पड़ा। तो कार्मिकों, कर्मचारियों को, पोस्ट में कर्मचारी, कर्मचारियों को, कार्मिकों को एक ही आदेश का, कार्मिकों को एक ही आदेश का, एक ही आदेश का एक ही आदेश का एक ही आदेश का परिपालन करना होता है। 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 नेक्स्ट, प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, इसको समझा चुके हैं। जब कोई बाधा नहीं होगी, एक ही आदेश होगा, भ्रम नहीं होगी, तो कोई भी कर्मचारी अपने कार्य को सहजता से करेगा, उसमें कोई भ्रम नहीं होगी, तो वो कुशलता से कार्य को संपन्न करेगा। प्रशासन में कार्य कुशलता की वृद्धि होती है। प्रशासन में कार्य कुशलता की वृद्धि होती है। प्रशासन में, प्रशासन की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। प्रशासन का, प्रशासन, प्रशासन, नेक्स्ट, प्रशासन पूर्वानुमान करने में, पूर्वानुमान करने में सफल होता है। प्रशासन पूर्वानुमान करने में सफल होता है। प्रशासन पूर्वानुमान करने में सफल होता है।
प्रशासन पूर्वानुमान करने में सफल होता है। प्रशासन जैसे पूर्वानुमान करता है, प्रशासन को पता है कि प्रत्येक साल जुलाई में बाढ़ आती है, तो वो किसानों के ऋण माफ करता है। तो जब प्रशासन की कार्यकुशलता बनी रहती है तो वो पूर्वानुमान कर लेता है कि बाढ़ आएगी तो हमें ऋण से मुक्ति करना है। अगर जुलाई मौसम में ठीक बरसात नहीं होती तो प्रशासन इस बात के लिए तैयार होता है कि हमें ऋण को माफ करना है, सूखा राहत उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार प्रशासन में अगर कार्यकुशलता होती है तो वो पूर्वानुमान भी सहजता से कर सकता है, जिसे स्केलर पद्धति कहते हैं। पहले से हम स्केलिंग कर लेते हैं कि हमारी इस प्रशासन इस प्रकार कार्य करेगा। अगर सूखा आएगी तो ऋण को बंद कर देगा, अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ राहत सामग्री वितरित करेंगे, फसलों की जो बर्बादी होती है, फसलों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई का प्रयास होता है। तो ये पूर्वानुमान और स्केल प्रशासन पहले से कर लेता है। यह इसलिए कर लेता है कि वह कार्यकुशल है, और कार्यकुशल इसलिए है कि वहां पर आदेश की एकता का तत्व सिद्धांत विद्यमान है, अस्तित्वमान है, पाया जाता है, एकता का तत्व पाया जाता है। प्रशासन के कार्यों में विलंब नहीं होता है। प्रशासन के कार्यों में विलंब नहीं होता है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? प्रशासन के कार्यों में विलंब क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर उसमें उद्देश्य साफ रहता है कि हमें करना क्या है और भ्रांतियां नहीं रहती है। गुड, एकदम बिल्कुल कोई भ्रम नहीं रहता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमें यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है, अर्थात यही एक आदेश है, इसी आदेश का पालन करना है। तो बिल्कुल कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, इसलिए वो प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से कार्य करता है। गुड, नेक्स्ट। प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी एवं पदाधिकारी, प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी, प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी, प्रशासन का प्रत्येक अधिकारी, दे दो पानी। हाँ, प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी, प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी अपने नेतृत्वकर्ता को भली भांति जान लेता है। भली भांति जान लेता है। भली भांति जान लेता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपको एक आरेखन के माध्यम से मैंने हायरार्की समझाई थी, उसी तरह आदेश की एकता हायरार्की का ही एक अगला कदम है। आदेश की एकता
पद सोपान की ही प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे अच्छी स्थिति होती है कि आदेश की एकता के सिद्धांत का जैसे ही हम परिपालन करते हैं, जैसे ही हम इसे लागू करते हैं, आदेश की एकता के सिद्धांत को जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम उससे जान जाते हैं, तो मैंने उदाहरण दिया था कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक हमारा कौन है, हमारा नेता कौन है, उसको वो जान लेता है। और जब जान लेता है तो अपने नेता के आदेशों का, अपने नेतृत्वकर्ता प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशों का सम्यक निर्वहन करता है। अपने प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्वकर्ता को भली भांति उसका संज्ञान होता है, उससे भली भांति परिचित हो जाता है, उसके स्वभाव से, उसके कर्म से, उसकी कर्मनिष्ठा से, उसकी संविधान और विधि के प्रति आस्था से, उसके नागरिकों के लिए किए गए, नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता और नागरिकों के लिए किए गए कार्यों से वह प्रशासनिक अधिकारी भली भांति परिचित हो जाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को से वह सारे कर्मचारी और अधिकारी अपने नेतृत्वकर्ता शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी से परिचित हो जाते हैं। यह इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ होता है। और कहा जाता है कि जब किसी प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी में एक अंतर संबंध, एक अंतः संबंध स्थापित हो जाता है कि ये मेरा अगुआ है, ये मेरा नेता है, ये मेरा नेतृत्व करता है, ये मेरा सबसे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसका सम्यक संज्ञान हो जाता है, तो उसके आदेश का अनुपालन करना हर कर्मचारी के लिए क्या हो जाता है, आदेश होता है। उसके मन में बैठ जाता है कि यह व्यक्ति मेरा डीजीपी है और बढ़िया शासन कर रहा है, उसने जो निर्णय लिया है वह प्रदेश की जनता के पक्ष में होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के सारे कार्मिक और पदाधिकारी अपने नेतृत्वकर्ता को जब जान लेते हैं, जैसा आज पूरा भारत अपने प्रधानमंत्री को जानता है, उन पर भरोसा करता है, उसी प्रकार जब कर्मचारी और अधिकारी अपने नेता से परिचित हो जाते हैं तो ऐसे नेता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, ऐसे नेता के द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णयों को लागू करना या प्रवर्तन में लाना अत्यंत सहज और सरल हो जाता है। यह पद सोपान का पद सोपान, यह आदेश की एकता सिद्धांत का विशिष्ट लाभ होता है। अब इन लाभों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये अध्याय समाप्त है, क्योंकि इस पर एक छोटा सा ये टिप्पणी करने के लिए आता है, अथवा इस पर टिप्पणी करने के लिए ही अधिकतर यह प्रश्न पूछता है। आदेश की एकता का सिद्धांत में बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता है, छोटा ही होता है ये। तो आपने इसे पूरी तरह समझ लिया। अब इसमें समाप्त हो गया, यही इसकी थीम थी। लेकिन कला के विषय में कोई भी प्रतिपाद्य विषय, कोई भी मान्य सिद्धांत आलोचना के परे नहीं होता है। एक्सरसाइज में इसीलिए पूर्ण अंक नहीं दिया जाता है। आज जो सिद्धांत बना है इससे और श्रेष्ठ सिद्धांत बन सकता है, उससे और श्रेष्ठ, उससे और श्रेष्ठ, उससे और श्रेष्ठ। श्रेष्ठता की कोई यहाँ सीमा नहीं होती है, सुंदरता की और अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले जानकार लोग और बढ़िया करते जाएंगे। इसीलिए यह विज्ञान की तरह नहीं है कि 2 + 2 = 4 हो गया, इसके बाद वो 5 नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। लेकिन प्रशासन में जो पहले का प्रशासन था उससे आज का प्रशासन बेहतर, कल का और बेहतर, कल का और बेहतर की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए वहां संभावनाएं बनी रहती हैं अच्छी की, तो बुरी की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये कला के विषयों का विशेष पक्ष होता है, और क्यों होता है उसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता होती है। विज्ञान किसे कहते हैं? जो कार्य कारण पर, संबंधों पर आधारित हो। जैसे ठंडी का मौसम आ गया, शरद ऋतु आ गए, तो हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि वातावरण ठंडा हो गया है। तो वातावरण के ठंडा होने का कारण क्या है? ठंडी हवाओं का चलना। बरसात हुई है
तो मिट्टी गीली है, तो मिट्टी के गीले होने का कारण क्या है? बरसात का होना। तो ये कार्य कारण संबंधों पर आधारित है, तो इसे हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन कला के विषयों में अगर संभावनाओं को सीमा में नहीं बांध सकते, इससे नरेंद्र मोदी से इनसे भी बेहतर प्रधानमंत्री भारत के लिए आ सकता है। इसीलिए यहाँ संभावनाओं का समापन नहीं होता है। इसीलिए कला के विषय जहां संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं, हर विषय तर्क की दृष्टि पर खरा भी उतर सकता है, नहीं भी उतर सकता है। किसी तथ्य की आलोचना भी हो सकती है। आज जो तथ्य स्वीकार्य है, कल स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हम कल योजना आयोग तक सीमित थे, आज नीति आयोग पर आ गए हैं। पहले हम अपने घाटे के बजट को पूर्ति के लिए नोट छाप देते थे, आज हम रिजर्व बैंक से कर्जा लेते हैं। तो अर्थनीति भी बदल चुकी है। हम पहले समाजवादी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में थे, अब हम खगोलीकरण के दौर में एक उदारवादी अर्थव्यवस्था में हैं। प्रशासन को बहुत मात्रा में यू टर्न लेना पड़ता है, तो इसलिए ये परिवर्तन देखने को मिलता है। एक ही सिद्धांत पर हम अटल नहीं हैं, तो उसी तरह कोई एक सिद्धांत अटल नहीं हो सकता। कोई सिद्धांत हर युग के लिए समर्थ और उचित नहीं हो सकता, प्रासंगिक नहीं हो सकता। इसी तरह यह आदेश की एकता का सिद्धांत कितना भी अच्छा होने के उपरांत, आदेश की एकता का सिद्धांत आलोचना से परे नहीं हो सकता है। तो अब आदेश की एकता के सिद्धांत पर हम आलोचना कल लिखाएंगे। मेरे पास समय है। कल हम दूसरे विषय में प्रवेश करेंगे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसमें आलोचना बहुत थोड़ी सी है, उसके बाद हम निष्कर्ष पर आ जाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा में नियंत्रण होना चाहिए। अब एक दिन का लेक्चर अभी और है, 2 लेक्चर का ये होता है, पूरा होता है। अभी नियंत्रण की सीमा, उसमें स्केलर के सिस्टम्स वगैरह समझना है, इसको हम लोग कल पूरा करते हैं।